सब ठीक ठाक है। एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करने के लिए आज हम सब लोग निकले हैं। 23 शहरों में 23 जगह ये प्रेस वार्ता साइमल्टेनियसली की जा रही है आज। और जो बड़ा मुद्दा हम उठा रहे हैं वो अडानी समूह के चलते, थोड़ा सा अगर शांति हो जाए, 23 जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं और मुद्दा है अडानी मोदी जी के हैं कौन, हम आपके हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिससे एक बार फिर से मानस पटल पर अंकित हो जाए कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। अशोक जी अगर आप मेरे लिए माइक थोड़ी देर पकड़ लेंगे तो। ये पहली तस्वीर है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की होड़ में लगे नरेंद्र मोदी जी की है। इस तस्वीर में चित परिचित अंदाज में अपने प्रगाढ़ मित्रता को दर्शाते हुए अडानी जी के हवाई जहाज में सवार हैं गौतम अडानी और उनके भाई विनोद अडानी जी आपको इस तस्वीर में साफ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में है। इस तस्वीर को हम लोगों ने कहीं से उठाया नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में तमामों जगहों पर लोगों ने देखी है, यूज करी है, वहीं से उठाई ये तस्वीर है। ये दूसरी एक और तस्वीर है मेरे हाथ में। ये तस्वीर श्री राहुल गांधी जी की है। लोकसभा में उन्होंने इस तस्वीर को दिखाया था। मैं आग्रह करूंगी पीछे के साथियों से प्लीज थोड़ी शांति रखें। लोकसभा में राहुल जी ने इस तस्वीर को दिखाया था और उस पर आपत्ति हुई थी। ये प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक जगह पर सार्वजनिक तरीके से उपलब्ध तस्वीर है। आप में से कोई चाहिए गूगल कर लीजिएगा, ये तस्वीर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। ये एक और तस्वीर है। मोदी जी प्रधानमंत्री अब बन चुके थे, पहले तो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में थे, अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अडानी जी के हवाई जहाज में हाथ हिलाते चिर परिचित अंदाज में मोदी जी। एक और तस्वीर है, मोदी जी निकले, प्रहलाद जोशी जी उनका स्वागत कर रहे हैं, पीछे हवाई जहाज अडानी जी का। एक और तस्वीर है और ये सब पब्लिकली उपलब्ध है, आप लोग में से जो देखना चाहिए ढूंढना चाहिए सब मिलेंगी। एक और तस्वीर है, मोदी जी अपनी 56 इंच की तथाकथित छाती के साथ आगे बढ़ते हुए, पिछले हौसला और हिम्मत बंधाते हुए अडानी जी का एयरक्राफ्ट। फिर अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। यह तस्वीर लोकसभा की है। राहुल गांधी जी बोल चुके थे 7 तारीख को। 8 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय ने वक्तव्य का, राष्ट्रपति के संबोधन का समापन किया अपना वक्तव्य देकर। यह तस्वीर उस दिन की है, लोकसभा की। आपका नहीं पता लेकिन मुझे एक अत्यंत घबराए, एक अत्यंत बौखलाए, जिसका गला सूख रहा था और जो बार बार पानी पी रहे थे, ऐसे प्रधानमंत्री जी नजर आए। क्योंकि डर तो सबको लगता है और गला सबका सूखता है। सारा सदन अडानी पर बोलने की मांग कर रहा था प्रधानमंत्री से, लेकिन 1 घंटे 25 मिनट के भाषण अपने लोकसभा और 1 घंटे 13 मिनट अपने भाषण राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अडानी का कहने की चूने भरी। एक और तस्वीर है, ये आपने कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर भी देखी होगी। मोदी जी और उनकी परछाई में अडानी जी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही होता दिख रहा है। और तस्वीर दिखाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक बिजनेसमैन है। ये सब मोदी जी की अडानी जी के साथ तस्वीरें हैं। सब लोग उनकी मित्रता को जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि कैसे गुजरात में 2002 में जब बहुत सारे सेक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने मोदी जी से सवाल पूछे थे, तो अडानी जी ने एक राइवल कॉर्पोरेट ग्रुप बना दिया था 2003 में। उसका नाम था रिसर्जेंट गुजरात। और उसी मित्रता का कर्जा उतारते हुए ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के दौरे की है। इसमें मोदी जी हैं, अडानी जी हैं और एसबीआई की तब की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य जी हैं। आपको याद होगा एसबीआई ने $1 बिलियन कारमाइकल के लिए लोन दिया था, जो बाद में उनको निरस्त करना पड़ा था अडानी ग्रुप को। ऐसी तमामों तस्वीरें हैं मोदी जी और अडानी जी की। गौतम भाई से बहुत प्रगाढ़ता है मोदी जी की। उनके हवाई जहाजों में चलकर वो अपनी कैंपेन करते थे, तो जरूरी था आपको ये दिखाऊं। सॉरी, अब मैं आपसे माइक ले रही हूं। बस एक ही अंतिम तस्वीर मैं दिखाऊंगी आपको। अगर आप इसको जूम करना चाहिए तो मौन जो टूट नहीं रहा है मोदी जी का, ये उसकी तस्वीर है।
जो मुंह पर जिप लगी हुई है उस जिप पर अडानी बना हुआ है। और हम लोग ये क्यों कह रहे हैं? धन्यवाद। हम लोग ये क्यों कह रहे हैं? अडानी जी पर क्या आक्षेप है? अडानी जी पर आरोप है कि उन्होंने अपने स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन किया, स्टॉक प्राइस में छेड़छाड़ करी। उनका स्टॉक प्राइस 82 गुना ओवर वैल्यूड है, जिसका दाम 1 होना चाहिए वो 82 रुपए का है। और उनके ऊपर सबसे गंभीर आरोप यह लगा है कि उनकी शेल कंपनीज हैं जिनके माध्यम से बेनामी पैसा बाहर से आया है और यहां पर आकर इन्वेस्ट हुआ है। और जो शेल कंपनीज हैं उसमें से कई के एड्रेस, कई के पते भी सेम है, जो बाहर मॉरिशस वगैरह में है। उसमें से जो इनके भाई विनोद अडानी है, एक चीनी कंपनी है जिसका नाम है चांग चोंगलिंग, ये एक चीनी कंपनी है जिसको बैन किया गया था। इस कंपनी का और गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का एड्रेस भी सेम है, जो डायरेक्टर है इनके बोर्ड पर इनकी कंपनियों में। तो आक्षेप बड़े गहन है। पहला आक्षेप स्टॉक मैनिपुलेशन का, स्टॉक ओवर वैल्यूएशन का और बेनामी पैसा लाकर शेल कंपनीज के माध्यम से लगाने का। अब इसमें क्या आपत्ति है? मैं छोटी सी आपसे बात पूछती हूं, इसमें क्या आपत्ति है? इसमें आपत्ति इसलिए है क्योंकि अडानी 609 नंबर पर थे सबसे अमीर लोगों की सूची में 2014 में। 2022 में वो नंबर 2 पर आ गए। किसकी दया और किसकी कृपा हुई? अपने मित्र मोदी जी की कृपा से। और जब वो 2 नंबर पर आए तो वो पोर्ट्स पर, एयरपोर्ट्स पर, फूड एंड एग्रीकल्चर पर, सीमेंट पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर, ऐसे तमामों सेक्टर में उनकी विशेष मोनोपोली बन चुकी थी। 6 एयरपोर्ट उनकी गोदी में डाल दिए जाते हैं, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और नीति आयोग ने दोनों ने लिखित में इस पर गंभीर आपत्ति जताई थी। लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? 6 एयरपोर्ट एक साथ अडानी जी के गोदी में डाल दिए जाते हैं। लॉ बदल दिया जाता है। लॉ था कि जिसका पहला एक्सपीरियंस नहीं है एयरपोर्ट बिल्डिंग में, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। नीति निर्धारण बदल जाता है। नीति निर्धारण SEZ के लिए बदला गया, नीति निर्धारण पोर्ट्स के लिए बदला गया और एयरपोर्ट्स के लिए बदला गया। और हमने देखा कि कैसे अडानी जी एक मोनोपोली, एक एकाधिकार बना लेते हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूं, अडानी जी की कंपनी डिफेंस में भी है, पोर्ट्स में भी है, एयरपोर्ट्स में भी है, ये सब इकोनॉमी के स्तंभ हैं। उनकी करीब 10 लिस्टेड कंपनीज है और 5 और लिस्ट होने वाली है स्टॉक मार्केट में। क्या हमारी सरकार ये जानना भी नहीं चाहती है कि ये जो आक्षेप लगे हैं और गंभीर आक्षेप है, बेनामी पैसा किसका आ रहा है? इतने इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारी सरकार ये जानना नहीं चाहती है। सुई पटक सन्नाटा हमारी सरकार से। सारा देश पूछ रहा है अडानी का सत्य उगलिए, और अडानी का और नहीं बोल पा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और सीना ठोक रहे हैं सदन में। और अब मैं बताती हूं कि हमें दिक्कत क्या है। हमें ज्यादा बड़ी दिक्कत यह है कि अडानी के स्टॉक मैनिपुलेशन करने के लिए, अडानी को वैधता देने के लिए, अडानी को पैसा देने के लिए LIC का पैसा, SBI का पैसा और छोटे निवेशकों का पैसा लगाया गया। LIC के 30 करोड़ पॉलिसी धारक है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये इंश्योरेंस कहकर एक रिक्शे वाला भी बेचारा अपना कुछ पैसा बचा के 50 रुपए जरूर LIC में लगाता है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वाली LIC आपकी इंश्योरेंस नहीं कर रही है, वो अडानी जी की इंश्योरेंस कर रही थी। अडानी ने के उसमें पैसा लगाया, वो पैसा 75 हजार करोड़ तक गया, अब वो गिरकर 30 हजार करोड़ हो गया है। और LIC कहता है नहीं नहीं, हमने तो जी 20 लगाए थे, वो 30 हो गए। मैं आपके सामने एक सवाल बताती हूं। एक टाइम वैल्यू ऑफ रुपी होता है। आज से 10 साल पहले आपने 100 रुपए कहीं पर निवेश किए, 5 साल बाद वो पैसा 1000 रुपए बन गया। लेकिन उसके 5 साल बाद जब 10 साल खत्म होने पर आए तो आपका वो 1000 रुपया घटकर 200 हो गया। तो आपका मूल निवेश 100 से 200 नहीं बढ़ा। जो मार्केट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ रुपी और मार्क टू मार्केट जो कैलकुलेट किया जाता है, आपका पैसा 100 से 200 नहीं हुआ, आपका पैसा 1000 से गिरकर 200 हो गया। और फंड मैनेजर से पूछा जाएगा कि 1000 से गिरने कैसे दिया 200। अब बात कर लीजिए बैंकों की। 81,000 करोड़ बैंकों का कर्जा अडानी समूह पर है। यह उनके टोटल कर्जे का सिर्फ 38% है। लेकिन आपको पता है इस 38% में 30%
सरकारी बैंकों का है और 8% प्राइवेट बैंक का है। ये कौन से सरकारी बैंक थे जो लपक लपक के पैसा दे रहे थे अडानी जी को? और जब अडानी का मार्केट वैल्यूएशन गिरना शुरू हुआ और जब सबको पता चल गया कि करीब 16 लाख करोड़ मार्केट कैप इरोड हो गई, इनका एफपीओ आया और उस एफपीओ में भी एलआईसी और एसबीआई पैसा लगा रहा है। ये फोन बैंकिंग की बात करते थे, उस एफपीओ में मुकेश अंबानी जी से पैसा लगवाया गया, सुनील मित्तल जी से लगवाया गया, जिंदल जी से लगवाया गया। ये बिना फोन बैंकिंग के तो पैसा लगा नहीं था। तो छोटे निवेशकों का 10 लाख करोड़ तो करीब अडानी का नुकसान हुआ मार्केट में, लेकिन जो 6 लाख करोड़ छोटे निवेशकों का नुकसान हुआ, जो अपनी गाढ़ी कमाई मार्केट में लगाते हैं, उसके बारे में सरकार चुप रहेगी। और मैं दावे के साथ ये कह सकती हूं, कोई और होता या कोई और सरकार होती तो ईडी, एसएफआईओ, एमसीए, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स, सेबी, आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटर, ऐसी तमाम संस्थाएं अभी तक इसमें कूद पड़ी होती। लेकिन भाई सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, कोई चू ही नहीं कर रहा है, कोई शब्द ही नहीं बोल रहा है। वित्त मंत्री ने जुलाई 2021 में कहा था सेबी कुछ तफ्तीश कर रही है अडानी समूह पर। 18 महीने हो गए, वित्त मंत्री के मुंह से अडानी नहीं निकलता है, प्रधानमंत्री पानी पीने लगते हैं अडानी का नाम सुनकर, और सेबी क्या कर रहा है ये किसी को पता ही नहीं है। और वो सेबी, वो मार्केट रेगुलेटर जहां पर अडानी जी के समधी मेंबर है सेबी बोर्ड के। आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, जिस सेबी को आपको इन्वेस्टिगेट करना है उसके बोर्ड पर आपके लड़के के ससुर, आपके समधी मेंबर है, सिरिल श्रॉफ जी, और सरकार चुप है। आरबीआई ने बैंकों से पूछा आपका कितना एक्सपोजर है, इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा चुप बैठा हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक केस चल रहा है अडानी जी के खिलाफ, अगर चाहे तो बस उसी का दायरा बढ़ा दे, सारी तफ्तीश हो जाएगी। सुई पटक सन्नाटा, एसएफआईओ चुप, ईडी चुप, लेकिन अभी कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी होगा तो ईडी के साहब सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो ये असलियत है। लेकिन दुनिया क्या कह रही है? हम तो चलिए मौन धर ले, आंखों पे पट्टी जैसे मोदी जी बांध लेते हैं, इस फोटो की तरह मौनी बाबा बन जाते हैं, हम तो चलिए फिर भी चुप रह जाएंगे। दुनिया क्या कह रही है? दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट्स के जो इंडेक्स है, डाउ जोन्स या एसएनपी, वहां से अडानी समूह को बाहर कर दिया गया कि नहीं, ये स्टॉक यहां ट्रेड नहीं हो सकता है। दुनिया के जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको लोन देते हैं कोलैटरल पर, चाहे वो क्रेडिट स्विस हो, चाहे वो सिटी ग्रुप हो, चाहे वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, उन्होंने कहा हम अडानी के बॉन्ड लेकर अब लोन नहीं दे सकते, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने अडानी को डाउनग्रेड कर दिया है। बड़ी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट्स ने कहा है कि इनका रेवेन्यू बहुत खतरे में आ जाएगा, इनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी। अडानी को ज्यादा शेयर्स फिर से प्लेज करने पड़े सरकारी बैंकों के पास। और यही नहीं, जो पेंशन फंड, चाहे वो नॉर्वे का पेंशन फंड हो जिसने पैसा लगाया था अडानी में, उन सब ने अपनी अपनी स्टेक होल्डिंग बेच दी है, कुछ ने तो घाटे पर बेच दी है। दुनिया ये कह रही है अडानी के बारे में, और हम मुंह में दही जमाकर, जिस पर जीएसटी लगा हुआ है, आंख पे पट्टी बांध के चुप बैठेंगे। और क्यों सवाल उठ रहा है एलआईसी और एसबीआई पर? क्योंकि आप में से जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, जो बड़े बड़े अच्छे म्यूचुअल फंड इंडिया के हैं, वो अडानी के किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है। नो गुड म्यूचुअल फंड इन इंडिया इन्वेस्ट इन द अडानी स्टॉक्स, बट एलआईसी इन्वेस्ट। और एक अब आपको मैं पते की बात बताती हूं, आप में से जो युवा हैं या जिनके मित्र होंगे जो नौकरी सरकारी ढूंढना चाहते हैं, लोगों को लगता है एनटीपीसी में नौकरी लग जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में लग जाए, आईजीएल में लग जाए, गेल में लग जाए, गुजरात गैस में लग जाए। आपको काला सच पता है अडानी और मोदी जी की मिलीभगत का, मोडानी का काला सच ये है कि जब एलआईसी को पैसे चाहिए थे अडानी स्टॉक में लगाने के लिए, उनका स्टॉक बढ़ाने के लिए, वो पैसा कहां से आ रहा था? जून 2021 से एलआईसी ने लगातार अडानी के स्टॉक खरीदने शुरू करे। और आपको पता है क्या बेचकर वो पैसा आ रहा था? वो एनटीपीसी बेच रहे थे, वो पावर ग्रिड बेच रहे थे, वो आईजीएल बेच रहे थे, वो गेल बेच रहे थे, वो गुजरात गैस बेच रहे थे, और अडानी के स्टॉक में पैसा लगा रहे थे, जो कि हर पैरामीटर में इन कंपनीज के पीछे है। अर्निंग पर शेयर होता है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल होता है, रेशियो होता है, हर रेशियो में पीछे थे।
और उसके बाद भी सरकार की महारत्ना नवरत्ना कंपनी के स्टॉक बेच बेचकर पैसा जोड़ा जा रहा था कि मित्रगण, मोदी जी के जो सबसे अभिन्न मित्र हैं, उनकी कंपनी में पैसा डाला जा सके। अब ये लोग कहेंगे कि हम क्या चाहते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले तो सरकार को जो सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया उस पर जवाब देना चाहिए, और 2 मिनट उस पर भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी ने सदन में, और मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया भाषण, शालीनता, गरिमा, तथ्यों के आधार पर बिना उत्तेजित हुए, बिना तीखे सवाल किए, बहुत शालीनता से उन्होंने एक भाषण दिया। और उस भाषण में उन्होंने बोला कि हमारे सिर्फ 3 सवाल हैं आपके साथ। आपकी कौन कौन सी विदेश यात्रा पर आपके साथ अडानी जी गए, आपकी किस विदेश यात्रा पर वो आपके साथ नहीं गए लेकिन वहां पर आपसे मिलने आए, और आपकी कौन सी विदेश यात्रा ऐसी थी कि जब आप वहां से वापस आ गए तो अडानी जी को वहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इस सवाल के बारे में क्या अनपार्लियामेंट्री है मैं नहीं जानती हूं। क्या इसमें कहीं भी हमने गरिमा का हनन किया है? क्या हमने इसमें कहीं भी कोई अनुचित सवाल पूछा है? क्या मोदी अडानी रिश्तों के बारे में बात करना असंसदीय है? राहुल गांधी जी की उस स्पीच के 18 अंश प्रतिबंधित कर दिए गए, और अगर आप उसको उठाकर देखिएगा तो वो प्रतिबंधित अंश वो है जहां पर मोदी और अडानी का नाम साथ में आ रहा है। तो इसमें आप इतना डरते क्यों हैं? अगर नाम साथ में आ रहा है तो उसमें घबराने की क्या बात है? क्योंकि डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। अगर डरते नहीं तो आप डंके की चोट पर अडानी पर जवाब देते और बताते कि कैसे अडानी जी का पैसा बढ़ा, आपकी क्या भूमिका रही। आप ऐसे डर गए कि आप बिल में घुस गए और आपने 2 घंटे 40 मिनट दोनों सदनों में बोला लेकिन अडानी का नाम नहीं लिया। तो राहुल गांधी जी ने आपसे ऐसा ही तो यही तो सवाल पूछा था। और ये सवाल क्यों पूछा था? बांग्लादेश में मोदी जी जाते हैं स्टेट विजिट पर, वापस आते हैं, अडानी जी को 25 साल का पावर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मोदी जी श्रीलंका गए, वहां का ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड, हम नहीं कह रहे हैं, वहां का ऑफिशियल कह रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देना। मोदी जी इजराइल गए, इजराइल से वापस आए, हमारी सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, लेकिन अडानी जिसका डिफेंस में कोई रत्ती भर एक्सपीरियंस नहीं था, उनको स्मॉल आर्म्स लाइसेंस, एमआरओ, हर चीज का, हाइफा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और ये पैटर्न है। तो मोदी जी की डोमेस्टिक नीति भी और मोदी जी की विदेश नीति भी पूरी तरह से अपने मित्र के बचाव में, अपने मित्र को पनपने में, और भगवान जाने पैसा किसके लिए बनाने में जुटे हुए हैं। मैं एक बात अंत में कहकर अपनी बात जरूर खत्म करती हूं। क्या हम एंटी बिजनेस है? कतई नहीं। मुझे लगता है कॉर्पोरेट इंडिया का, इंडस्ट्रीज का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का उतना ही योगदान इस देश के बनाने में, इस देश के ग्रोथ में, इस देश की प्रॉस्पेरिटी में है जितना आम आदमी का। लेकिन जब रूल्स, जब लेवल प्लेइंग फील्ड, जब हर तरह का भ्रष्टाचार किया जाएगा सिर्फ एक आदमी की वेल्थ बनाने में, तो सवाल जरूर उठेंगे, और वही मोडानी में हुआ है। आपने रूल्स रातों रात बदले, आपने बाकी इंडस्ट्री को भी बाहर कर दिया, आपने लोगों को जबरन ईडी भेजकर, इनकम टैक्स भेजकर, उनके केसेस एनसीएलटी और आईबीसी में लाकर कान पकड़ के एसेट्स अडानी जी को दिए। अब जीवी के बेचारों के पीछे आपने ईडी छोड़ा हुआ है, तो वो मरता क्या ना करता वो तो कहेंगे ही नहीं मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। लेकिन आप पैटर्न देख लीजिए कैसे दबाव बना। अगस्त में उनके ऊपर रेड होती है, केस बन जाता है, जब एसेट वापस दे दिया जाता है अडानी जी को, केस खत्म। तो हमारा सवाल सिर्फ ये है कि रेगुलेटर्स इस देश के क्या कर रहे हैं, मोदी जी कब तक चुप रहेंगे अडानी पर, और इस देश को आप वो काला सच अपनी मिलीभगत का कब बताइएगा कि कैसे कैसे आपने अडानी की मदद करी। और हम जानते हैं कि इंडस्ट्री जरूरी है, लेकिन जिस अडानी को 609 नंबर की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में से उठाकर मोदी जी ने शिखर पर बिठाया, नंबर 2 पर ले आए, बात तो नंबर 1 पर लाने की थी, बेचारे ला नहीं पाए, नंबर 1 पर ले आए, उसके बारे में मुझे सिर्फ यह कहना है कि वो मात्र 23,000 लोगों को नौकरी देते हैं इस देश में। और इस देश में छोटे लघु मध्यम उद्योग ऐसे हैं जो भर भर के लोगों को नौकरी देते हैं, और वो 11,655 लघु मध्यम उद्योग पिछले 1 साल में वो एमएसएमईज बंद हो गए। सरकार का मुंह में सिर्फ जबानी जमा खर्च और दही जमी हुई है। तो सवाल अपने आप में बहुतेरे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम आपके हैं कौन, तमाम ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन एक ही शेर से इसका अंत करूंगी और उसके बाद आपसे एक सवाल करूंगी। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं,
वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। क्या आपको लगा मैंने कुछ गलत कहा? इसमें मैंने कोई गरिमा भंग करी, कोई संसदीय मर्यादा तोड़ी? ये लाइनें, ये पंक्तियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खरगे जी ने सदन में पढ़ी और ये भी एक्सपंज कर दी गई। तो सिर्फ मोदी अडानी साहब का नाम एक साथ नहीं, ये भी एक्सपंज हो जाएगा। लेकिन ये देश देख रहा था कि जब अडानी पर बोलना था तो मोदी जी जैसे 20-25 साल के लड़के नहीं सीना ठोक कर बोलते हैं मैं सब पे भारी हूं। आप हैं भारी, आप हैं पनौती, आप पनौती हैं, आप भारी है इस देश के भ्रष्टाचार पर, आप भारी है बेरोजगारी पर, आप भारी है महंगाई पर, आप भारी है गरीबी पर, आप भारी है आर्थिक असमानता पर। आप तो उस बुलडोजर से भी भारी है जो उत्तर प्रदेश में चलता है और रात दिन एक में जल के मां और बेटी की मृत्यु हो जाती है। आप भारी हैं, आपने सच कहा। आपने मर्यादा लांघी, आपने तो वो आक्षेप लगाने का काम किया जो आज तक किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। आप छुई मुई हैं और हिंदुस्तान के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री को जो आजादी के लिए 10 साल जेल में रहे, आप पूछते हैं उनका नाम क्यों नहीं लगाते? आप हिंदुस्तान की परिपाटी नहीं जानते हैं? मैं आपसे पूछती हूं, आप नरेंद्र हीराबेन मोदी क्यों नहीं लिखते हैं? आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों लिखते हैं? तो इस तरह की घटिया, इस तरह की स्तर गिराने का काम आप करते रहिए। ये देश देख रहा है और ये देश पूछ रहा है कि अडानी से आपके संबंध क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो आपके हैं कौन? पहले सवाल सुओ मोटो प्लीज। अडानी जी अभी रेटिंग लिस्ट में नंबर 2 पे थे विश्व में, लेकिन इनकम टैक्स की बात करें तो टॉप 10 में कहीं उनका नाम नहीं था। कैसे देखते हैं? आपने अच्छा सवाल उठाया। आपने इनकम टैक्स की बात करी, मैंने तो नौकरी की भी बात कर दी। इस देश का एक व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची पे नंबर 2 पर है। कितनी नौकरियां दे रहा है 140 करोड़ के देश में? 23,000, मात्र 23,000। इनकम टैक्स के टॉप 10 पे ही में नहीं है वो, टॉप 10 इनकम टैक्स पे ही में नहीं है। लेकिन मोदी जी की कृपा ऐसी है कि 609 नंबर से लाकर दूसरे नंबर पे बिठा दिया। अडानी ने देश के लिए क्या किया, यह मैं पूछना चाहती हूं। और जब आप पर आक्षेप लगेंगे तो आप कहेंगे देश के खिलाफ साजिश है, भ्रष्टाचार पे बात करना देश के खिलाफ साजिश है। मुझे लगता है अगर हम आपके संबंधों पर सवाल नहीं उठाएंगे तो हम देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हर जगह अंतर्राष्ट्रीय साजिश देख लेना, हर आदमी को देशद्रोही कह देना, मूर्खता के सवाल पूछना। एक और सवाल आता और आप उससे पहले पूछिए, मैं उस सवाल का जवाब देती हूं। आपके राज्यों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, बिल्कुल किया है, हम किसी को नहीं रोकते। हम कानून बनाते हैं, उस कानून में जो L1 बिडर होता है, अगर वो बिड जीतता है तो वो बिल्कुल काम कर सकता है। लेकिन हम थोड़ी उनको हवाई जहाज में अपने लेकर कभी इजराइल ले जा रहे हैं, कभी बांग्लादेश ले जा रहे हैं, कभी श्रीलंका ले जा रहे हैं। हम थोड़ी उनको लोगों से कह रहे हैं भैया इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देना सारे। हम थोड़ी सभी को कह रहे हैं नहीं कोई प्रोब नहीं होगी अडानी पर। हम थोड़ी RBI को कह रहे हैं कुछ मत करो। हमने थोड़े इनकम टैक्स के हाथ बांधे हुए हैं, हमने थोड़े ED के हाथ बांधे हुए हैं। तो इससे पहले कि यह सवाल पूछा जाए, इस सवाल का जवाब देना जरूरी था। पता नहीं मेरी हंसी शायद पर्याप्त है इस बात का जवाब देने के लिए। योगी सरकार में एक मंत्री है राकेश सचार, MSME विभाग उनके जिम्मे है। उन्होंने पहले की सरकार में कह सकते थे अभी उनके कब्जे में 72 प्लाट है, वहां लगा नहीं है। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन एक आदमी के नाम पे 72 प्लाट सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं और MSME मंत्री अभी इन्वेस्टर समिट हुआ है। जी हाँ, MSME के बारे में मैंने एक बात और बोली थी। इन्होंने खुद अपनी और अपनी संस्था के नाम पर ही 72 प्लाट आवंटित करा लिए थे। दिक्कत की बात, जिनका आपने नाम लिया, ये लोग तो खैर थाली के बैंगन जैसे लोग हैं, लेकिन आपने एक सवाल अच्छा पूछा, MSME की बात करी। 11,655 MSME इस देश में एक साल में बंद हो गई। कितनी उत्तर प्रदेश में बंद हुई उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, 72 प्लॉट पर मुंह छुपाएंगे। ये असलियत है इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश की। जब बड़े बड़े फिगर बोले जाते हैं, पूरा एयरपोर्ट पटा पड़ा है भैया, इन्वेस्टमेंट आ ही जा रहा है। 4.2% आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश का है। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो 2.4% था। तो इतना इन्वेस्टमेंट साल दर साल आ रहा है, दूसरी शासन में भी आ रहा है, नौकरियां नहीं बन रही हैं। लेकिन पता नहीं ये सवाल लोग जोड़कर क्यों नहीं पूछते। और मैं तो इनफैक्ट दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है, हर राज्य को इन्वेस्टमेंट सबमिट करनी चाहिए, करोड़ों फूक डालिए, अच्छी बात है। अडानी जी क्यों नहीं आए?
बुलाए नहीं गए या आए नहीं या मना हो गए मुझे नहीं पता, लेकिन 5400 करोड़ का मैं सुनती हूं कि यहां पर आवंटन कर कुछ कैंसिल हुआ। दोस्त एक सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति है पूर्व सांसद, पहले इस पे सुओ मोटो पे ले लें अडानी जी पे। मीडिया पर मां बेटी जो मौत, इसमें बोला महिलाओं के अंदर आग लगाने की होती है टेंडेंसी। किसने बोला है ये प्रतिभा शुक्ला के जो पति हैं अनिल शुक्ला जी, मंत्री, हाँ पूर्व सांसद। मतलब मैं स्तब्ध हूं ये सुनकर कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में ये बोल भी सकता है, और महिलाओं के बारे में। एक महिला से उनकी उत्पत्ति हुई होगी, एक महिला से उनकी शादी हुई है, एक महिला ने शायद उनके बच्चे भी पैदा करे होंगे, और वो ये कह रहे हैं महिलाओं की टेंडेंसी होती है आग लगाने के लिए। आपका जो तंत्र है, जो बुलडोजर आपका है, वो लोकतंत्र पर भारी पड़ रहा है। वो सरेआम 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उस पर आप बुलडोजर चलाते हैं, आप तानाशाही से सरकार चला रहे हैं। आपको लग रहा है कि सीना चौड़ा करके आप बुलडोजर बाबा बन रहे हैं। चीख चीख कर लोग लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं, और जो वक्तव्य आपने दिया, मतलब इसकी मैं भर्त्सना भी नहीं कर सकती हूं। एक महिला के बारे में, एक औरत, और ऐसे लोग कह रहे हैं जो शायद हिंदू धर्म को मानते और पूजते हैं, जिस धर्म में यत्र नार्यस्तु तत्र रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। पता नहीं कैसे बोल जाते हैं। एक एक करके हमने भी नियम और कानून के तहत ही ये सारी चीजें ली, तो इसको कैसे आप लोग, मैं एक बात हमेशा कहती हूं जहां भी जाती हूं, कि नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर तो जमीर बेच के काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग असल में पत्रकारिता करते हैं। ये मैं सच बता रही हूं, दिल पे हाथ रख के कह रही हूं। रीजनल मीडिया सवाल पूछता है और पत्रकारिता करता है। बहुत अच्छी आपने बात कही। अडानी जी ने एकदम से इंटरव्यू देने क्यों शुरू कर दिए थे? हर चैनल पर जाकर इंटरव्यू दे रहे थे, बता रहे थे कैसे वो ब्रांड भारत है, बता रहे थे कहां से उनकी शुरुआत हुई। क्यों हुआ? एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद अडानी जी धड़ाधड़ स्टॉक मार्केट में गिरने लगे। उस रिपोर्ट ने जरूर उनसे उनका साइड ऑफ द स्टोरी मांगा होगा। तो कहीं पर तो मुझे लगता है मिट्टी पलीद होने वाली थी, उसके पहले प्रीएम्प्ट किया जा रहा था बैड न्यूज को। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और तीसरे व्यक्ति की अपने देश पर या देश के प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर टिप्पणी भी करना चाहती हूं। हमारे मसले हैं, हम सुलझा लेंगे। लेकिन हां, मैं ये जरूर कहूंगी कि इस देश की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार महालोकतांत्रिक कार्य कर रही है। जब आप सदन में बोलने नहीं दीजिएगा, जब आप सदन में विशेषाधिकार के तहत, मतलब एक चिट्ठी लिखी किसी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ, और विशेषाधिकार कमेटी ने वो राहुल जी को चिट्ठी भेज के जवाब मांगा। रूल 105(1) के तहत सदन में कोई भी सांसद कुछ भी कहने की, अभिव्यक्ति की आजादी एंजॉय करता है, और आर्टिकल 105 सेक्शन 2 के तहत सदन में बोली हुई बात से आपको इम्यूनिटी मिलती है, आपके खिलाफ कोर्ट केस नहीं हो सकता। लेकिन आप तो थोड़ा एक्सपंज कर रहे हैं। राहुल जी ने कौन सी अमर्यादित भाषा बोली थी? ये बात अगर इस पर चर्चा हो तो इस पर जरूर लोकतांत्रिक तरीकों पर चर्चा होनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है उससे मुझे फर्क नहीं। मुझे फर्क यह पड़ता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल इंडिसेस हमारे यहाँ के एक समूह को संदिग्ध तरीके से देख रहे हैं, और ये देश के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर, इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पर बहुत बड़ा धब्बा है। इनसे एक बार करूं फिर आपके पास आ जाऊंगा। 2009 से लेकर के 2014 तक आपकी सरकार, उस दौरान 4 से 14 थी। 4 से 14 की तो बात छोड़ी, मैं यूपीए की बात कर रहा हूं। उस दौरान जो एनडीए ने यूपीए के खिलाफ जिस तरह से मार्केटिंग की, वैसी मार्केटिंग में आपका कोई दम नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? आप तो कर रही है, लेकिन एक छोटी सी बातचीत हो रही है, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे आप? इसके 2 कारण, और वो कारण भी आपको मैं गिना देती हूँ, और मैं छुपने वालों में से नहीं हूं। इस देश में आज 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम लोग अडानी पर 23 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगातार हम अडानी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर टीवी डिबेट में बोल रहे हैं, हर न्यूज़पेपर को बाइट दे रहे हैं, और सदन में हमारे सांसद बोल रहे हैं। सदन में हमारे नेताओं के वक्तव्यों को काट दिया जाएगा। आज 23 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और प्रभु मैं आपसे पूछती हूं कितने अखबार कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रथम पृष्ठ पर दिखाएंगे? उसका जवाब मिलना चाहिए। दिक्कत की बात यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं लोकतंत्र को संभालने के लिए, लोकतंत्र के प्रहरी बनने के लिए,
ऑपोजिशन की आवाज को बुलंद करने के लिए आज वो सब चरण वंदन में लगे पड़े हैं। आज चरण चुंबक तो ऐसे हैं टीवी चैनल के कुछ नोएडा कमांडो वॉरियर एंकर कि वो अडानी पर, मतलब वो मोदी से ज्यादा अडानी का बचाव करने के लिए उतरे हुए हैं। अरे अडानी पर बड़े गहरे आक्षेप लगे हैं। स्टॉक मैनिपुलेशन पे लोग सालों सालों जेल में रहे हैं इस देश में। आप कह रहे हैं हम तेवर नहीं दिखा रहे, तेवर तो हम बहुत दिखा रहे हैं। तेवर दिखाने की बात यह है कि 18 हमने क्या नहीं किया था। हमने आपको लोकसभा और राज्यसभा में बोलने दिया था। हमने आपको लोकसभा में वक्तव्य पे 18 बार काटा नहीं था। वो तेवर बिल्कुल अलग था, शायद काटना चाहिए था। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इजराइल की एजेंसियों की मदद से देश में होने वाले आम चुनावों को प्रभावित करती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया। मैंने लगाया, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इस पर। एक खबर आई है और वो खबर पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रही है। द गार्डियन में वो खबर आई है। इजराइल की एक कंपनी है टीमोरे के नाम से, और उसने 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई है, सोशल मीडिया को मैनिपुलेट किया है, और उन 30 देशों की सूची में भारत है। और हमारी सरकार चुप है। इजराइल के पहले पेगासस पर भी आई थी खबर। पेगासस में सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि सरकार ने उस समिति के साथ उसका सपोर्ट ही नहीं किया था। तो ये सवाल क्यों नहीं उठेंगे? मैडम, सदन से ये संसदीय चीजों को भी अगर डिलीट कर दिया जा रहा है तो इसके लिए क्या ये मंच इतना काफी है या कोई और तरीका है? हर मंच को इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो, प्लीज थोड़ा सा शांति रख लीजिए। हर मंच का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सदन हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो मीडिया का मंच हो। हर मंच का इस्तेमाल कर इस पर आवाज उठाएंगे। कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान, वहां से 2 मुस्लिम युवकों को अगवा किया जाता है। वी कैन टेक इट ऑफलाइन। आई डोंट वांट टू डिग्रेड फ्रॉम दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर।